सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 12 है। क्या हम लोग बात करेंगे तो पिछले क्लास फ्रीजिंग पॉइंट से पहले यानी बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हम लोग बात किए थे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या था। और बॉइलिंग पॉइंट में हम लोग ये लिखे थे कि बहुत सारे जो फॉर्मूला हम लोग रॉयल्स लॉ के अनुसार कैलकुलेट किए, उसके साथ साथ हम लोग कैलकुलेट किए मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, जिसका मोलारिटी का वैल्यू कितना होता था 1, उसके अनुसार हम लोग कैलकुलेट किए थे। और वाटर सॉल्वेंट के लिए केवी का वैल्यू कैलकुलेट किए, केवी का यूनिट कैलकुलेट किए। तो सवाल पूछता है 12th बोर्ड में कैसे सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों बोर्ड सवाल को पूछता है। सीबीएसई में सब्जेक्टिव आता है लिखने के लिए और बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव आता है। क्या पूछता है? कहता है कि द एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट द यूनिट ऑफ, एक लाइन में जोड़ रहे हैं, द यूनिट ऑफ एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? केवी या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इसी को बोलते हैं हम लोग मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो इसी का यूनिट पूछा है हम लोग से, तो यूनिट देगा, ऑप्शन ए दिया जा रहा है के पर मोलर, ऑप्शन बी है केल्विन केजी पर मोल, ऑप्शन बी है, सी है के पर मोलर यानी मोलारिटी, ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी। तो ध्यान से देखेंगे, द यूनिट ऑफ एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मतलब इसका यूनिट हम लोगों से पूछ रहा है। तो यूनिट हम कैसे लिखेंगे? तो ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले के मोलर है, तो मोलर का मतलब क्या? मोलारिटी। लेकिन के केल्विन केजी पर मोल है, तो केल्विन केजी पर मोल का मतलब क्या कि यहाँ पे इसी टर्म को जो आप देख रहे हैं, इसको, इस टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं? के मोलर इनवर्स। तो अब देखिए, जैसे ही मोलर इनवर्स लिखिएगा तो देखिए यहाँ पे के मोलर इनवर्स है, यानी इस दोनों का आंसर कौन हो जाएगा? बी भी और सी भी। लेकिन इसका आंसर में कौन सा दे रहा है? डी ऑप्शन में दे रहा है बोथ बी एंड सी, मतलब इसका आंसर एक्चुअल में कौन होगा? डी नंबर। इसको लिखिए, ये सवाल आपको 12th बोर्ड में पूछता है। बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव और सीबीएसई बोर्ड लिखने के लिए पूछता है कि राइट द यूनिट ऑफ एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो आप ये भी लिख के चले आएंगे तो सही होगा, ये भी लिख के चले आएंगे तभी सही होगा। बिहार बोर्ड में 4 ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, उसमें आपको बनाना है कौन सा आंसर उसमें सही है। तो इसको जल्दी लिखिए, फिर हम बात करेंगे। हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, आज न्यूमेरिकल बताएंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जल्दी इसको लिखिए आप लोग, उसके बाद बात करेंगे।
देखिएगा सवाल कहता है 1.00 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट solute dissolved in a 50 gram of benzene higher freezing point या higher boiling point elevation में boiling point ना कहा के boiling point elevation का दिया is 0.4 K what is the molar mass of a solute is Kb for benzene is 2.56 Kelvin kg या के मोलर। बस इतना ही लिख दिया आपको, सब कुछ सवाल में दिया हुआ है। अब आइए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। जो सवाल दिया गया है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला आप देखिएगा, सवाल आपको लंबा लग रहा है, बड़ा सवाल लग रहा है, लेकिन सवाल बहुत आसान है, शॉर्टकट है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। सीबीएसई में सवाल पूछता है और एक सीबीएसई 2013 का सवाल है। हम बोले थे कि बिहार बोर्ड के लिए इसका न्यूमेरिकल कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सीबीएसई के लिए इसका न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। तो सीबीएसई में ये 2013 में सवाल पूछा गया है। आप देखिए इसको, सवाल को पहले पढ़ लीजिए अच्छे से और उसके बाद इस पे थोड़ा सा समय दीजिए, टाइम दीजिए, तो सवाल आसानी तरीके से बन जाएगा। सवाल जो जो कह रहा है उसका वैल्यू को हम लिखेंगे, यानी गिवन डेटा लिखेंगे। जैसे ही गिवन डेटा हम लिखेंगे तो मेरा सवाल में बहुत सारा कुछ ऐसा जो दिया गया है वो पता चल जाएगा कि क्या क्या दिया रहा है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सवाल। सवाल को पढ़िए, कहता है 1.00 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि वैसा सॉल्यूट जो कभी भी इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होता है, मतलब वो टूटता ही नहीं। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब होता है केटायन इनटू एनायन, मतलब वह केटायन इनटू एनायन में ब्रेक नहीं करेगा, डिसोसिएट नहीं होगा, डिसोसिएशन उसका नहीं होगा। यानी हम कह सकते हैं कि कंपाउंड इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होगा। जब कंपाउंड इलेक्ट्रोलाइट्स होगा तो उसमें केटायन इनटू एनायन होगा, यानी कोई भी कंपाउंड इलेक्ट्रोलाइट्स होता है तो उसमें केटायन इनटू एनायन कन्वर्जन होता है। लेकिन जहां कहीं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स लग गया या इलेक्ट्रोलाइट लग गया, इसका मतलब है कि वह सब्सटेंस या वो सॉल्यूट कभी भी डिसोसिएट नहीं होगा, यानी नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट कभी भी डिसोसिएट नहीं होगा। तो ये क्या कहता है, गिवन डेटा हम लिखेंगे। गिवन डेटा, सवाल को पढ़िए। 1.00 ग्राम यानी जो ए था वेट ऑफ सॉल्यूट, आप याद कीजिए फॉर्मूला लिखा गया है, ए वेट ऑफ सॉल्यूट है, उसका वैल्यू कितना है? वो 1.00 ग्राम है। आगे बढ़ो, वो डिसॉल्व कितना में हो रहा है? 50 ग्राम ऑफ बेंजीन में, यानी बेंजीन किसका काम कर रहा है? सॉल्वेंट का, उसमें जाकर के डिसॉल्व हो जा रहा है। कितना ग्राम बेंजीन का वैल्यू है? यानी बी का वैल्यू, यानी वेट ऑफ जो सॉल्वेंट बताए थे पिछले क्लास, याद कीजिए कितना ग्राम है? 50 ग्राम, यानी 50 ग्राम।
बेंजीन जो है वो सॉल्वेंट का काम कर रहा है। हायर बॉइलिंग पॉइंट मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट जो एलिवेशन है वो हायर हो रहा है। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का मतलब क्या, डेल्टा टीवी ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीवी या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। सवाल को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया है लैंग्वेज को, जिससे कि आप कंफ्यूज करिए। आपके टीचर उस टाइप पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए वो पता चलेगा आपको। तो आप देखिए जैसे भी सवाल को घुमाएगा वैसे हम लोग घूमेंगे नहीं, उसके आंसर को देंगे, उसका जवाब देंगे हम। तो क्या लिखा, डेल्टा टीवी। तो डेल्टा टीवी का मतलब क्या हो गया, पढ़िए उसका भी वैल्यू दिया हुआ है 0.44 के, क्योंकि वो बॉइलिंग पॉइंट टेंपरेचर है इसलिए उसका यूनिट केल्विन हो गया। तो 0.4 के। आगे बढ़िए, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मतलब सोल्यूट का मोलर मास आपको कल ही बताए थे, यही आपको निकालना है। आगे बढ़िए, क्या कर रहा है, केवी आपका दिया गया है, कितना दिया गया है केवी, 2.56 के पर मोलर, यही आपको गिवन डेटा है। अब इसी डेटा से आपको क्या करना है, सवाल को सॉल्व करना है। तो आइए हम बात करते हैं। सारे बच्चे लोग सवाल को लिख लिए होंगे, तो हम ऊपर वाला सवाल को मिटाते हैं और ऊपर से फिर आंसर बनाना स्टार्ट करते हैं। सभी लोग लिख लिए होंगे इसको। आइए, गिवन डेटा लिखने के बाद हम सवाल को आगे कंटिन्यू करते हैं। कहता है एच बी नॉट एट हम लोग पढ़े हैं एम इक्वल टू मोलर मास इक्वल टू क्या, केवी इंटू ए इंटू 1000 बाई, यहां ग्राम में है इसलिए इसको बदलना पड़ेगा हमें केजी में। तो 1000 रखे हुए हैं ऊपर में, और बाई क्या हो जाएगा, डेल्टा टीवी इंटू बी। चलिए सब कुछ दिया हुआ है सवाल में, इसको रखते हैं। क्या करेंगे, ए का वैल्यू और केवी का वैल्यू, केवी का वैल्यू 2.56, तो 2.56 इंटू ए का वैल्यू 1.00 ग्राम इंटू 50, तो उससे पहले 1000 भागा डेल्टा टीवी 0.40 इंटू 2.56 हो गया है। उसके बाद 50 सॉल्व करिए, आंसर आपको मिलता चला जाएगा। यहाँ 50 0 यहां पॉइंट हटाना है आपको, तो इस पॉइंट को हटाने के लिए हम नीचे कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 है ना। तो नीचे यहां देखिए 2 है इसलिए 100 से, तो आप क्या करेंगे, इसको हम लोग पॉइंट को कट करेंगे, 3 गुना से 3 गुना कैंसिल, तो इसको लिख सकते हैं 256 इंटू 1 भागा 0.40 इंटू 5 इंटू 1। इसको फिर सॉल्व करिए, तो 256 भागा 0.40 इंटू 5 सॉल्व करिएगा, आपको यूनिट ग्राम आएगा। आंसर जो भी है गुणा भाग करिए, आंसर आ जाएगा। पॉइंट हटाने के लिए यहां 100 से हमने क्या कर दिया, नीचे में मल्टीप्लाई, जल्दी लिखिए। केजी में बदले तो 50 को 1000 से में डिवाइड होगा सर। कहाँ
हाँ देखिए ना, यहाँ रखे हुए हैं कि क्या रखे हुए हैं, वही वाला ना फॉर्मूला में तो है ही ना, है मेरे पास। ग्राम में 50 ग्राम जो दिया हुआ है, तो फॉर्मूला में हम 1000 ऊपर लाए हैं ना। अगर यहाँ इसको पहले ही से 1 केजी में हमें दिया हुआ रहता तो 1000 मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यहाँ तो दिया हुआ है 1000 को हम इसलिए तो रखे हैं ऊपर में। 128 आएगा। कितना आएगा? 128। 128, ठीक है। पूरा बात सही से किया है ना? हाँ चलिए ठीक है, अगला सवाल देते हैं। अगला सवाल देते हैं आप लोग को। देखिए अगला सवाल क्या कहता है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है आपका सीबीएसई 2011 का सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट। सेम सवाल 17 में भी आया है। चलिए सवाल क्या कहता है, जो देखिए सवाल कहता है कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड C6H8O6। इसका फॉर्मूला होता है, एस्कॉर्बिक एसिड का फॉर्मूला होता है C6H8O6। ये विटामिन सी में पाया जाता है, इसमें विटामिन सी होता है। विटामिन सी, इसमें विटामिन सी की मात्रा होती है। एस्कॉर्बिक एसिड C6H8O6, इसका आपको मास निकालना है। तो मास निकालना है तो कहता है dissolved in 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड हायर इट्स फ्रीज मेल्टिंग पॉइंट, न लिख करके बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन इज 1.4 K, 1.4 K and Kb for acetic acid is 2.51 K per मोलर। बना दो आप इस सवाल को, बना दो। सवाल बहुत आसान है, सवाल को पढ़िए, जो सवाल कह रहा है उसको निकालिए। सवाल पढ़िए, दिमाग लगाइए सवाल में, सवाल बन जाएगा। यहां मास नहीं निकालना है, निकालना क्या है, मॉलिक्यूलर मास नहीं, यहां सॉल्यूट का मास निकालना है। जैसे अभी तक हम लोग एम निकालते थे, लेकिन यहां एम हमको पता है, समझ गए हैं ना, यही ध्यान रखना है। और एम हम छुपा के रखे हैं आपके लिए, आप समझ सकते हैं कि एम आपका कौन होगा। एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास होगा कि एस्कॉर्बिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास होगा, ये आपको ध्यान रखना है।
चलिए तब हम बनाते हैं सवाल को, आप लोग समझिएगा। सवाल को पढ़िए ऊपर से। कहता है कि कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, मतलब आपको पता है कि A का वैल्यू हमें निकालना है। एस्कॉर्बिक एसिड डिसॉल्व किस में हो रहा है? 75 ग्राम बेंजीन में ना। तो 75 ग्राम बेंजीन का मतलब क्या हुआ कि सॉरी बेंजीन नहीं, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड जो है वो आपका सॉल्वेंट है 75 ग्राम, और एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो सॉल्यूट है। तो आप देख सकते हैं कि सॉल्यूट जो एस्कॉर्बिक एसिड है उसका हमें मास निकालना पड़ेगा, जबकि वो डिसॉल्व जो हो रहा है 75 ग्राम एसिटिक एसिड जो सॉल्वेंट का काम कर रहा है, यानी बी का वैल्यू हमें पता है। क्या पता है? 75 ग्राम। तो किसी बच्चा को कंफ्यूजन था कि सर हमें 1 ग्राम में है, केजी में इसको बदलना है। तो कुछ नहीं करेंगे, सवाल में हम लोग को 1000 दिया हुआ है, तो 1000 में बी नीचे है, इसका मतलब है कि वो रुपी केजी में चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला हम रेडीमेड बना चुके हैं। आगे बढ़िए। आगे बढ़ने के बाद पता है कि हायर इट्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन, यानी डेल्टा टीबी का वैल्यू कितना है? वो 1.4 के। आगे बढ़ो। केबी फॉर एसिटिक एसिड, मतलब एसिटिक एसिड के लिए केबी क्यों दिया हुआ है? 2.51 इंच। और सुनिए, आपके दिमाग में सवाल चल रहा होगा, सर ये जो एसिटिक एसिड है इसी का क्यों दिया हुआ है केबी? आपका एस्कॉर्बिक एसिड का क्यों नहीं दिया हुआ है? तो आपको पता है कि केबी जो होता है, जिसको हम मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं, इब्लियस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, वो ऑलवेज सॉल्वेंट के लिए एप्लीकेबल होता है, ना कि सॉल्यूट के लिए। तो सॉल्वेंट के लिए आपने लिखा, तो सॉल्वेंट कौन है? यही ना है, ये तो एस्कॉर्बिक एसिड तो सॉल्यूट है ना, इसके कारण ये नहीं होगा। होगा किसका? एसिटिक एसिड। यानी आप सीधी सी भाषा में सुन लो कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इब्लियस्कोपिक कांस्टेंट ऑलवेज किसका होगा? सॉल्वेंट पार्टिकल्स का, सॉल्यूट पार्टिकल्स का नहीं होगा। तो आप लिख सकते हैं इसका केबी 2.51 के पर मोलालिटी। वो एम मोलालिटी है, उसका इन्वर्स कर दिया गया है। अब आइए, अब आपको एक चीज छुपाया गया था। क्या छुपाया गया था? सवाल में हम भी छुपाए थे, आपको भी पता नहीं चला। आपको ए निकालना है, इसका मतलब है कि मॉलिक्यूलर मास पता होगा। तो मॉलिक्यूलर मास किसका? सॉल्यूट का ना। तो सॉल्यूट कौन काम कर रहा है? एस्कॉर्बिक एसिड, जिसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो आइए, एस्कॉर्बिक एसिड को क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ C6H8O6। आपको पता है, इसका मोलर मास निकाल लीजिए। तो जितना एटॉमिक नंबर है सभी से मल्टीप्लाई कर, एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो एटॉमिक नंबर का दुगना क्या होता है? एटॉमिक मास। तो सभी का एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना नंबर ऑफ एटम है उसमें। सभी को पता है बात। तो कार्बन का 12 × 6 प्लस हाइड्रोजन का 8 × 8, एटॉमिक मास 1, प्लस ऑक्सीजन का 16 × 6। अब इसको आप क्या करिए? 12 × 72, 8 16 × 96, इसको जोड़िए। 8 तो 10 और 6 16 के 6, हाथ में कितना बचा? 1, 9 और इसका 1, 10 और 7 17, 176 ग्राम पर मोल। आपको यूनिट पता है, मॉलिक्यूलर वेट का यूनिट क्या होता है? ग्राम पर मोल होता है। आपने बिठा दिया। आपको पता था एक फॉर्मूला, आप याद कीजिए कि डेल्टा टीपी इक्वल टू, हम फॉर्मूला पढ़ाए थे, केवी इंटू ए 1000 भागा एम इंटू बी। आपको क्या निकालना है? ए वाला वैल्यू निकालना है, ए वाला। ए निकालना है, ए के
ये क्या करेंगे, इस सभी गुना में आ जाएगा और ऊपर जा करके चला जाएगा। तो डेल्टा पीवी फॉर्मूला में चेंज कर रहे हैं, इंटू एम इंटू बी भागा नीचे केवी इंटू 1000। अब हो क्या चीज, देखिए अगर ये 1000 नहीं रखते तो ये जो आपका 76 ग्राम लिखे हुए हैं इसको यहीं से चेंज करना पड़ता हमको, किसमें, केजी में। लेकिन हम तो 1000 रखे हुए हैं फॉर्मूला में, तो कुछ नहीं करेंगे, बस उसको ला बैठा देंगे, सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो डेल्टा पीवी क्या है, देखो यहाँ 1.4 इंटू एम मोलर मास, तो मोलर मास कितना है 176 176 इंटू बी का वैल्यू कितना है बोलो, देखो यहाँ 75 ग्राम भागा केवी, केवी कितना है देखो यहाँ 2.51 इंटू 1000। चलिए ऊपर में पॉइंट को हटाना है इस पॉइंट को, तो नीचे कितना से 10 से ना। चलिए अब ये कटेगा तो काट लीजिए, नहीं कटेगा कौन दिक्कत नहीं। और नीचे में भी दशमलव, इसको भी हटाना है, तो इसको हटाना है तो ऊपर कितना से 100 से, तो क्या करेंगे हम 2 शून्य से 2 शून्य, तो ऊपर बचा 14 इंटू 176 इंटू 75। एक लिखने का कोई जरूरत नहीं है, गुना करोगे वही आएगा। नीचे आया 251 इंटू 10 सॉल्व करोगे आंसर आएगा ग्राम में, यूनिट आएगा उसका ग्राम में। जल्दी देखिए, तो ये सवाल था, ये आंसर था। सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल। जल्दी इसको लिखिए, सेवन पॉइंट 36। चलिए ठीक है, जल्दी लिखिए इसको। चलिए एक सवाल आप लोग को होमवर्क देते हैं, बनाना है यहाँ पर। एक सवाल हम लिख रहे हैं, जो ध्यान से देखना है। सवाल है आपका 50 ग्राम of non-volatile and non-electrolytes solute a dissolved in 0.9 kg of benzene has the BPE, देखो BPE का मतलब क्या होता है समझना पड़ेगा। BPE का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन,
पुराना लिखा पीपी लिख दिया। ए बेंजीन हैज अ बीपी 0.56 K and Kb for benzene is 2.56 K per molar. Calculate the molar mass of solute। बनाइए इसको, जो जो कह रहा है उसको लिखिए। एक चीज आपके सामने सवाल को बढ़ा दिया गया है, सवाल लिख दिया गया है कि 50 ग्राम जो आपका नॉन वोलाटाइल है, नॉन वोलाटाइल कौन होगा? ऑलवेज सॉल्यूट। सॉल्वेंट कभी नॉन वोलाटाइल नहीं होगा, सॉल्यूट ही नॉन वोलाटाइल होगा। सॉल्यूट का दो टाइप, एक वोलाटाइल और दूसरा नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल वो होता है जो कि सॉल्वेंट में कंप्लीट डिसॉल्व होता है, नॉन वोलाटाइल वो होता है जो कभी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता है। और कह रहा है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स भी है, तो समझ लीजिए कि जो नॉन वोलाटाइल है और वही सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स भी हो रहा है। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या कि वो सॉल्यूट कभी भी सॉल्वेंट में पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होगा। जब पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होगा इसका मतलब है कि वो डिसोसिएशन नहीं होगा, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स भी नहीं होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है। यानी वैसा सॉल्यूट जो कंप्लीटली पोलर सॉल्वेंट में डिसोसिएशन नहीं होता है वह आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स का डेफिनेशन हम लोग पढ़े हैं कि सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट कैटायन इनटू एन आयन इन ए पोलर सॉल्वेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। सब्सटेंस कंप्लीट डिसोसिएट होता है कैटायन इनटू एन आयन में, किस में? पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में या पोलर सॉल्वेंट में, तो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। लेकिन यहाँ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स बोला है और नॉन वोलाटाइल बोला है, मतलब जो सॉल्यूट 50 ग्राम है वो डिसॉल्व हो रहा है 0.9 kg ऑफ बेंजीन में, वो सॉल्यूट ना तो इलेक्ट्रोलाइट्स होगा और न ही कंप्लीटली डिसॉल्व होगा, है ना। लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट इलिवेशन दिया गया है 0.56 K। और देखिए Kb फॉर बेंजीन, देखिए बेंजीन सॉल्वेंट का काम कर रहा है, ऑलवेज सॉल्वेंट का ही दिया गया है। तो आपको क्या निकालना है? मोलर मास निकालना है, यानी m निकालना है। तो फार्मूला रेडीमेड हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? Kb इंटू A। अब चलो अब सवाल आ गया, अब आपके दिमाग में सवाल चल रहा होगा सर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे? हाँ, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप देखिए इसको पढ़िए, क्या दिया हुआ है? ऑलरेडी केजी में चेंज करके दिया है, तो हम काहे को 1000 से मल्टीप्लाई करें? नहीं करेंगे। अगर यहाँ ग्राम होता तो फॉर्मूला में हम 1000 से मल्टीप्लाई ऊपर में करते, नीचे में यानी वेट ऑफ सॉल्यूट को केजी में बदलना था। तो हमने क्या किया? ऑलरेडी मेरा रेडीमेड केजी में दिया हुआ है, हम बदलेंगे नहीं, 1000 नहीं लिखेंगे, ए लिख देंगे भागा, क्या हो जाएगा? डेल्टा टीवी इंटू क्या हो जाएगा? बी। तो सॉल्व हो गया। गिवन डेटा लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, गिवन डेटा क्या होगा सवाल में? 50 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो नॉन वोलेटाइल का मतलब डिसॉल्व नहीं होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब टूटेगा नहीं। तो ये आपका ए का वैल्यू 50 ग्राम। आगे बढ़ो, डिसॉल्व हो रहा है 0.9 ग्राम में, यानी बी का वैल्यू 0.9 kg। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन डेल्टा टीवी कितना है? 0.56 K यूनिट है। Kb फॉर बेंजीन
यानी केवी दिया हुआ है 2.56 के पर मोलर। तो आप लिख दीजिए इसको सवाल में, जो दिया हुआ है केवी कितना है आपका 2.56 इंटू आपका यहाँ पे 50 भागा डेल्टा टीवी 0.56 इंटू टोटल वैल्यू बी का 0.9 सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा ग्राम में। बस लिख लीजिए। अब हम इससे आगे पढ़ाएंगे। करिएगा आ जाएगा कितना आएगा 53.96। हाँ ठीक है, चलिए इसको जल्दी लिखिए आप लोग। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। पॉइंट नंबर कितना होगा टॉपिक का 6 या 7? पॉइंट नंबर बताइए 7 होगा कि 6? 6 होगा। चलिए ठीक है, तो 6 नंबर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए 6 नंबर हमारा आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th IIT नीट। सबसे पहले बात करेंगे आपके सामने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। पॉइंट नंबर 6 डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको शॉर्ट फॉर्म DFP बोलते हैं हम, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, आपको इससे पहले हमने पढ़ाया पानी को गर्म किया तो वेपर बना, लेकिन अब हम क्या करेंगे पानी को कूल करेंगे, ठंडा करेंगे। तो ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा, बर्फ बनेगा, आइस बनेगा, यानी फ्रीज हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या है, पानी को ठंडा करेंगे तो फ्रीज हो जाएगा, बर्फ जम जाएगा वो। तो वही चीज को हम यहाँ पढ़ाने जा रहे हैं डिप्रेशन। आप समझिए, पहले था एलिवेशन, मतलब उसको वाटर को हीट करते थे तो एलिवेशन होता था ना, तो उसका टेम्परेचर हाई होगा तब क्या होगा, वह एलिमिनेट होकर मतलब एलिवेशन होकर करके यानी वेपोराइजेशन होकर के बाहर चल जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब बाहर हो जाएगा, लेकिन डिप्रेशन का मतलब कि उसका टेम्परेचर घटेगा, डिप्रेस हो जाएगा, यानी टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो कोई भी सब्सटेंस फ्रीज होगा, कोई भी सब्सटेंस क्या होगा, फ्रीज होगा, यानी जम जाएगा। तो इसी तरीके से हम पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो पहले हम डिफाइन करेंगे आपके सामने फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग किसे कहते हैं, इसके बारे में हम आपके सामने बात करने वाले हैं। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, कहता है कि टेम्परेचर एट विच सॉलिड इनटू लिक्विड फेज ऑफ सब्सटेंस कोएग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। कहने का मतलब मेरा यह हुआ कि जो किसी भी टेम्परेचर या टेम्परेचर पर लिक्विड इनटू सॉलिड एक इक्विलिब्रियम सिस्टम में चला जाता है या इक्विलिब्रियम सिस्टम में होता है, तब उसको हम लोग कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। यानी आप यहां देखिए, पहले हम जो लिख रहे हैं लिखेंगे क्या, टेम्परेचर एट विच
of a substance coexist in equilibrium is called freezing point. The temperature at which liquid and solid phase of substance coexist in equilibrium, मतलब किसका यूज करेगा इक्विलिब्रियम में, यानी सॉलिड से जाएगा लिक्विड और लिक्विड से कहां आएगा सॉलिड। एक इक्विलिब्रियम सिस्टम को फॉलो किया जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन को बताता है। तो इस तरीके के इक्विलिब्रियम सिस्टम को जैसे ही फॉलो करेगा तब उसको हम लोग कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। तो जल्दी लिखिए फिर बात, क्योंकि और इसके आगे इक्विलिब्रियम सिस्टम को हमें दिखाना है तो हम दिखाते हैं आपको। जल्दी लिखिए पॉइंट। चलिए हम बात करते हैं इसके आगे। इसका दूसरा डेफिनेशन हम लिखते हैं, इसी का और करके हम डेफिनेशन लिखते हैं। आता है टेम्परेचर एट विच rate of conversion of liquid into solid and solid into liquid phase of a substance are equal is called freezing point। मतलब किस कोई भी टेम्परेचर पर या टेम्परेचर पर जब सॉलिड और लिक्विड इनटू सॉलिड फेज सब्सटेंस का इक्वल होगा तब वो फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। तो ध्यान से देखिएगा कैसे कहलाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। देखना है क्या लिख रहे हैं हम। हमारा कहना है कि यहां लिखा है कि एट फ्रीजिंग पॉइंट पर क्या होगा, लिक्विड से कहां जाएगा सॉलिड की ओर, तब प्रोसेस कौन सा होगा फ्रीजिंग पॉइंट। तो एक इक्विलिब्रियम सिस्टम को लिया, सिर्फ एक लिया इक्विलिब्रियम सिस्टम, लेकिन जैसे ही अगर हमें T टेम्परेचर है और फिर हमें सॉलिड से लिक्विड लाना है, तो सॉलिड से जैसे ही हम लिक्विड लाएंगे तो मेरा टेम्परेचर इक्वल टू क्या होगा बिलो, मतलब यहां से सॉलिड से लिक्विड जाएंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट, लिक्विड से सॉलिड जाएंगे फ्रीजिंग पॉइंट, और सॉलिड से लिक्विड आएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट, यानी मेल्टिंग पॉइंट में एडजस्ट करेगा। तो ये एक किसको फॉलो किया, ये पूरा एक इक्विलिब्रियम को फॉलो किया, इक्विलिब्रियम को क्या किया फॉलो किया। किस पे? फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर। लिक्विड कन्वर्ट जब सॉलिड में होगा तो टेम्परेचर कैसा होगा फ्रीजिंग पॉइंट, और सॉलिड से जब लिक्विड जाएगा तो कैसा होगा आपका मेल्टिंग पॉइंट। यानी आप लोग पढ़े हैं अगर आपका लिक्विड से सॉलिड जाएगा तो याद करो थर्मोडायनेमिक्स में हीट ऑफ क्या पढ़ाते थे सॉलिडिफिकेशन या हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन पढ़ाते थे। कब? जब आपका लिक्विड से सॉलिड जाता था तब, और लिक्विड सॉलिड से लिक्विड जाता था हीट ऑफ लिक्विडिफिकेशन पढ़ाते थे या हीट ऑफ कंडेंसेशन पढ़ाए। याद होगा सब। कब? जब ये प्रोसेस
इक्विलिब्रियम सिस्टम को फॉलो करेगा, तब इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे कोई भी सब्सटेंस अगर लिक्विड इनटू सॉलिड और सॉलिड इनटू लिक्विड जाएगा तो एक सब्सटेंस का इक्विलिब्रियम टेंपरेचर पर वो इक्वल हो जाएगा और इक्वल होने के बाद वह एक फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। आइए बात करते हैं इसके बाद। फिर कहता है कि रेट, आगे देखिए रेट ऑफ कन्वर्जन, मतलब सॉलिड इनटू लिक्विड से जाएगा तो एक रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है। तो जहां कहीं स्टेट चेंज होगा इसका मतलब है कि उसमें एक रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन किया जाएगा, यानी उसका एक रेट होगा। तो रेट क्या होगा? रेट ऑफ कन्वर्जन, मतलब वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें? लिक्विड से सॉलिड में या सॉलिड से लिक्विड। तो कहता है कि रेट ऑफ कन्वर्जन टेंपरेचर पर, रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड एंड सॉलिड इनटू लिक्विड, जो सब्सटेंस का फेज होगा वह इक्वल होगा, तब क्या लिखेंगे? लिखेंगे आर। आर का मतलब रेट, याद रखना आर क्या है? रेट। तो रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ क्या लिखेंगे? लिक्विड इनटू सॉलिड इज इक्वल टू रेट, इक्विलिब्रियम पर इक्वल हो गया, आर रेट हो गया, यहां लिख दिए हैं, इक्वल टू सॉलिड इनटू क्या होगा? लिक्विड। देखिए यानी हमने कहा कि रेट लिक्विड इनटू सॉलिड इज इक्वल टू आर सॉलिड इनटू लिक्विड। तो फिर सुनिए मेरी बात को, यानी जो रेट है इक्विलिब्रियम सिस्टम यानी टेंपरेचर पर, तो रेट आर रेट हो गया, तो लिक्विड से कहा गया सॉलिड, एक कन्वर्जन हो गया, इज इक्वल टू रेट ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, मतलब आपका लिक्विड से सॉलिड जाएगा तब टेंपरेचर कैसा फॉलो करेगा? T इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट, और अगर आपका सॉलिड से लिक्विड जाएगा तो T इक्वल टू मेल्टिंग पॉइंट। अगर आपका टेंपरेचर लिक्विड से सॉलिड जाएगा तो फ्रीजिंग पॉइंट उसका रेट, और सॉलिड से लिक्विड वाले का रेट एक दूसरे के बराबर होगा, तब इसको हम लोग कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। आप इसको जल्दी लिखिए, इसके बाद फिर बात करेंगे। इसको आप जल्दी लिखिए, दिख रहा है ना सबको? चलिए बात करते हैं, एक और डेफिनेशन हम लिख रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट का वेपर प्रेशर के केस में, और एक ग्राफ आपको सिखाने वाले हैं यहां पे। सबसे पहला देखिए, कहता है कि टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ liquid and solid phase of a substance are equal to external pressure is called freezing point। ध्यान से समझिए, अब वो सबसे अलग डेफिनेशन है क्योंकि इसमें हम आपको ग्राफ सिखाएंगे। क्या लिखे हैं जो देखिए, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर, अरे भाई क्या हो गया यहां, क्या हो गया? इससे पहले वाला में क्या था कि कोई भी लिक्विड को हीट करेंगे तो वेपर बनेगा, और वह वेपर जाके इक्वल किसका होगा? एक्सटर्नल प्रेशर का, ईपी के
बराबर होगा, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट में भी एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो रहा है। सबसे बड़ा बात तो ये है, फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है कि सर वो तो सॉलिड बनेगा, उसको फ्रीज हो जाएगा, वो कैसे एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होगा? एक्सटर्नल प्रेशर तो ऑलवेज ऊपर रहता है सर। कोई भी सॉलिड एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा? और कोई भी सॉलिड में वेपोराइजेशन होगा कभी? नहीं होगा। अब आइए, अब जो आप देखे हैं कि कोई भी सब्सटेंस फ्रीज होता है तो उसमें से भी वेपर निकलता है, तो वो वाला कूलिंग वेपर होता है। जैसे फ्रीज को आप ठंडा में खोलिएगा तो वेपर निकलेगा, तो वो होता है कूलिंग वेपर फ्रीजिंग पॉइंट का। लेकिन आप पानी जब गर्म करते हैं तब जो वो आपका वेपर निकलता है, वो वेपर आपका बॉइलिंग पॉइंट का वेपर कहलाता है, मतलब सब्सटेंस गर्म हो रहा है। लेकिन यहां आपको क्या करना है? फ्रीजिंग पॉइंट का वेपर का। तो कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले इसका ग्राफ देखेंगे। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में आपका वेपर प्रेशर बढ़ेगा, एक्स एक्सिस में आपको क्या बढ़ेगा कि टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो आइए आपको पता है, मान लीजिए कि हमने लिया आइस, ये मेरा आइस है कंटेनर में। आइस किस अवस्था में रहता है? सॉलिड अवस्था में रहता है। यही मेरा बर्फ का छोटा छोटा टुकड़ा है, छोटा छोटा टुकड़ा है। हमने क्या किया? इसको टेम्परेचर देना स्टार्ट किया, इसको हीट देना स्टार्ट किया। जैसे ही हीट देंगे तो मेरा जो आइस है, जो सॉलिड है, वो सॉलिड यानी बर्फ धीरे धीरे लिक्विड स्टार्ट हो जाएगा बनना। धीरे धीरे क्या बनेगा? लिक्विड, लिक्विड बनेगा धीरे धीरे। और वो लिक्विड देखिएगा कि जैसे जैसे सॉलिड से लिक्विड बनना स्टार्ट हो गया, वैसे वैसे उस लिक्विड से टेम्परेचर आप देते जा रहे हैं, उस सॉलिड से लिक्विड जाने में आप देखिएगा कि सारे लिक्विड में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो टेम्परेचर देते हुए आपका लिक्विड से वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा। लिक्विड से फिर क्या बनना स्टार्ट होगा? वेपर। और उस वेपर को आपने लगा दिया एक्सटर्नल प्रेशर ईपी। आप देखिए, फिर से समझिए मेरी बातों को। आइस को आपने हीट किया तो क्या बनना स्टार्ट हुआ? लिक्विड, धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। आप टेम्परेचर देते जा रहे हैं, टेम्परेचर देते जाइएगा, वैसे वैसे उस लिक्विड से क्या होगा? वेपर में कन्वर्ट होगा, यानी वेपर में कन्वर्जन होगा उसका। तो वेपर में जैसे ही कन्वर्ट होगा, यानी वो किसके बराबर होगा? एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा। तो जितने सारे जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स थे, वो सारे लिक्विड मॉलिक्यूल्स किसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया? वेपर में। तो किसका वेपर था? लिक्विड का, यानी लिक्विड का वेपर था। लेकिन वो कन्वर्जन किससे हुआ था? सॉलिड से, आइस से। आइस से क्या बना? लिक्विड। कैसा लिक्विड? प्योर लिक्विड। प्योर लिक्विड बना। कैसा लिक्विड बना? प्योर लिक्विड। तो आप देखिए क्या करें, हमने क्या किया? आइस को लिया, आइस को हीट दे रहे हैं। हीट देंगे तो धीरे धीरे मेरा आइस कहां कन्वर्ट होगा? आइस जो सॉलिड है, ये कहां कन्वर्ट होगा? लिक्विड में। तो धीरे धीरे मेरा आइस मतलब बर्फ लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ। जैसे ही मेरा लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, यानी इस पॉइंट पे मेरा फ्रीजिंग पॉइंट था। सॉलिड जहां से लिक्विड बनना स्टार्ट किया, उस पॉइंट को हम फ्रीजिंग पॉइंट मानेंगे। यानी यहां हो गया मेरा एफ, टी नॉट एफ, क्या बोलते हैं इसको? टी नॉट एफ। टी हो गया टेम्परेचर, नॉट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसका फ्रीजिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट को। यहां एफ लगा
अगर यहाँ बी लगा देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट, तो ये किसका, आइस को धीरे धीरे हमने गर्म किया तो कहाँ चला गया था, लिक्विड में। यानी जिस पॉइंट पर मेरा आइस लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ था, उस पॉइंट पर से हमने टेम्परेचर मान लिया T0F। कब, जब सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा तब। यानी मेरा आइस धीरे धीरे कहां स्टेट में चला गया, लिक्विड स्टेट में। तो जिस स्टेट पर से उसका कन्वर्जन होना स्टार्ट हुआ दूसरे स्टेट में, तो उस पॉइंट पर से हमने T0F निकाल दिया। यानी ये फ्रीजिंग पॉइंट का क्या है, सॉल्वेंट है, यानी लिक्विड। तो आइए बात करते हैं। फिर यहां से इसको हम टेम्परेचर देते जा रहे हैं, तो ये मेरा जो लिक्विड कन्वर्ट हुआ था वो लिक्विड कहां चल जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर। यानी यही मेरा एक्सटर्नल प्रेशर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यही एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा, EP। फिर से समझिएगा मेरी बातों को आप लोग। मेरा आइस सॉलिड है, वो धीरे धीरे कन्वर्ट कहां हुआ, लिक्विड में। तो जिस पॉइंट से हमें पता चला कि ये लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, उस पॉइंट पर हमने आइस का मतलब सॉलिड का हमने फ्रीजिंग पॉइंट निकाल लिया। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट किसका हो गया, आइस का, प्योर आइस का। तो इसको हम लिखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस मतलब सॉलिड। जैसे वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ, तो ये हो गया मेरा प्योर लिक्विड। और ये जो प्योर लिक्विड है वो कहां चला गया, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर। एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर कब होगा, जब वह लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा। तो मेरा प्योर लिक्विड धीरे धीरे कन्वर्ट कहां हो गया, वेपर में। तो जैसे ही वेपर में कन्वर्ट हुआ तो ये एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो गया। तो वहां से हम एक पॉइंट खींच लेंगे जो हम लिखेंगे T0 मतलब टेम्परेचर ऑफ प्योर लिक्विड, T0B। यहां B इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये मेरा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड है। जैसे ही इसमें वेपर होगा तब ना इसमें प्रेशर का इक्वल हो गया, तब ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। यहां आइस का फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस। यही है मेरा सॉलिड इनटू लिक्विड का कन्वर्जन। यानी आइस को गर्म किया धीरे धीरे तो कहां बना, लिक्विड में, और लिक्विड को हीट किया तो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो गया। तो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर जिस पॉइंट पर होगा वह TB0 कहलाएगा, और TB0 का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। और आइस का जिस पॉइंट पे लिक्विड बनना स्टार्ट होगा उस पॉइंट से हम T0F निकालेंगे, तो वह T0F फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस कहलाएगा, यानी सॉलिड कहलाएगा। तो इसको जल्दी लिखिए फिर हम बात करेंगे।